खबर है। मैं खुश आमदेद में हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, आसिम मुनीर साहब को कैबिनेट ने और वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया है। इसके क्या मतलब हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या इख्तियारात और क्या पर्क्स, प्रिविलेज और ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस हवाले से हम किसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। हम उनसे पूछेंगे। ज़ाहिर है ये जो गवर्नमेंट है उसने इन द वेक ऑफ ऑल दैट हैपन कपल ऑफ डेज अगो जो हमारा उस सिलसिले में उनको ये एजाज़ दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। सफारती मार्च पर भारत तन्हा और बेबस नज़र आता है। बहुत से लोग, शशि थरूर, इस तरह के लोग जो हैं डेमागॉग्स बाहर भेजे जा रहे हैं और ये हकीकत है। इसमें कोई यानी हम जानबदारी से काम नहीं ले रहे कि भारत ने ना हर सतह पे अपना लूज़ किया है। मैं भारत के अवाम को नहीं कह रहा, वो तो बेचारे सितम रसीदा है, लेकिन जो इनकी जो रूलिंग क्लास और जो इनका एक था बुलबुला वो फटा है। और अब ये लोगों को, क्योंकि पूरे खत्ते में ये तनहा रह चुके हैं, कोई भी छोटी रियासत, नेपाल हो, भूटान हो, दीगर श्रीलंका हो, वहाँ पे इनकी प्रेस्टीज को खासा मोदी साहब ने डैमेज फरमाया है और अब उसको डैमेज कंट्रोल के लिए लोग जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ गज़ा में 14,000 बच्चों की अमवात का खदशा है। वहाँ पे वो जानवर बैठा हुआ है जिसे नेतान्याहू कहते हैं और उसकी चारों तरफ से जो है वो उनको अब पूरा मुकम्मल कब्ज़ा करने की बात हो रही है। पूरी दुनिया का ज़मीर खामोश, ज़मीर तो खैर कहना नहीं चाहिए, एक बेशर्मी की इंतहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पार्डन माई फ्रेंच, मगर हमारी तरफ से भी हम भी क्या कर रहे हैं। बहरहाल तो ये है। इधर ये भी मैं बताता चलूँ कि यमन में भी जो है बच्चों की हलाकतों का बेपनाह ख़तरा है। जो थोड़ी बहुत इमदाद आती थी वो बंद हो चुकी है और जो है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैशत पे बात करेंगे कि नई कंडीशनैलिटीज़ IMF ने बताई हैं जिसमें नॉन फाइलर जो है ना जायदाद खरीद सकेंगे ना गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके अलावा और कुछ कैप्स हैं और फिर जो एक कैप थी जो कर्जे का सरचार्ज बिलों में आप और मैं अदा करते थे, जो खाते तो हमारे हुक्मरान हैं, पे हम करते हैं, खैरियत से हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। तो क्या ये सरचार्ज हट रहा है या नहीं हट रहा? हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक होंगे, उनसे पूछेंगे। बैंकिंग के हवाले से पूछेंगे कि ये जो बचत स्कीमें थी उसमें जो क्या इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? क्या बैंक यूनिलैटरली अब ये तय करेगा उसने हमें कितने पैसे देने हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ? इस पर भी हम डॉक्टर इकरामुल हक से रहनुमाई लेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक खबर थी, वो हम पेश करेंगे। अगर गलत है तो हम उसकी तरदीद कर देंगे कि जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो डीरेगुलेशन की गई है, आखिर उसमें क्या क्या प्रोविजन है, हमें बताएं। क्या दवाई बनाने वाला ये तय करेगा उसने हमसे कितने पैसे लेने हैं, या हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो करेगी? तो हमें चाहगाह ना बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया गया तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और अगर बनाया गया है तो इसको तब्दील करें। मियाँ साहब, ये मोटी मोटी खबरें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक तो फील्ड मार्शल साहब, अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, अब वो 5 स्टार जनरल हो गए हैं। मैं विकिपीडिया में जल्दी में देख क्योंकि इससे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल थे वो सदर अयूब खान थे, तब तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें नहीं पता था इतना। लेकिन अब दोबारा से हमें किताबें, और हम चूँकि जर्नलिस्ट जो हैं वो जैक ऑफ नन होते हैं और मास्टर क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ऑल या क्या, तो हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। तो हम किसी ब्रिगेडियर साहब अभी आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या अब जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं वो तो 4 स्टार जनरल हैं, तो ये क्या टाइटुलर है, क्या ये एक ऑनरेरी है, या इसमें कुछ इख्तियारात भी हैं? मियाँ साहब, एक तो आप हमें इस हवाले से कुछ गाइड कर दें, और दूसरा फिर हम मसूद अहमद खान साहब के भी मुंतज़िर हैं, ज़ाहिर है वो हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। जी मियाँ साहब। देखें काजी साहब, ये एक बहुत बड़ा आज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए भी, और ये बड़ा खुशी का मौका है कि जो 6 फरवरी मई से लेकर 10 मई तक दुश्मन ने हमें ललकारा और दुश्मन ने हम पर जो है वो हमला करने की कोशिश की, जिसारत की, और पाकिस्तान ने ज़िल्लत अमेज़ उनको शिकस्त दी और मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सारी की सारी क़यादत जो थी, ये दिलेराना क़यादत और हिकमत वाली क़यादत और प्लानिंग वाली क़यादत, ज़रूरतमंदाना क़यादत, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की थी। और यही हुआ कि जब उनका ये हम मार्का जीता, मार्का हक जिसको कहते हैं, बुनियानुल मरसूस जिसको कहते हैं, वो जब जीता और भारत को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई, तो उसके बाद जो मुख्तलिफ छोनियों का दौरा किया गया, वहाँ से भी ये आवाज़ आई कि आर्मी चीफ ने जिस तरह क़यादत की है, दलेराना क़यादत, और ये मार्का जीता है, ये सारे का सारा क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को दिया जाना चाहिए। और इस हवाले से बिल्कुल ये क्रेडिट दिया गया। वहाँ से आवाज़ आई फील्ड मार्शल की, और ये वहाँ से आवाज़ आई, हर रैंक से आवाज़ आई, और फिर हुकूमत जो है उसके हलकों से भी आवाज़ आई, और फिर आज काबीना का इजलास हुआ और वहाँ पर यह फैसला किया गया
के निशाने मिलिट्री इम्तियाज़ मिलिट्री जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी जाए, और इसकी तजवीज़ वज़ीर आज़म ने पेश की और पूरी काबीना ने यक ज़बान होकर इसकी मंजूरी दी, और जो इसके बाद जो उनको ये ओहदा मिल चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो खबर ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ओहदा जो है ये उन गाजियों के नाम है, ये ओहदा उन शुहदा के नाम है, ये ओहदा जो है उन पाकिस्तानियों के नाम है जिन्होंने इस मार्के में जो है हिस्सा भी लिया और हर तरह से उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का, सदर ममलकत का, सबका शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि ये ओहदा जो है ये मेरा जो मुझे जो ओहदा मिला है ये मैं वक्फ़ करता हूँ उन गाजियों और उन शोहदा के नाम, और ये बहुत बड़ा ओहदा उनको मिला। काजी साहब, ये दूसरा बड़ा ओहदा है, ये मैं कहता हूँ ये पहला बड़ा ओहदा है जो किसी हुकूमत ने दिया है। जो आप बात कर रहे थे जनरल अयूब की, तो वो ओहदा उनके पास जो था वो उन्होंने खुद हासिल किया था। ये ओहदा ऑनर है जो हुकूमत ने दी है अपने आर्मी चीफ को, और अब वो 5 स्टार जनरल यानी 5 स्टार जनरल हैं और सीनियर मोस्ट रैंक पर हैं, और वो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। ठीक, चलें, ये तो हम बाद में देखेंगे। इसकी जो आइनी जो पस मंज़र है, हम तो उस खबर पे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी जो जल्दी में ये देखा उसमें तो ज़ाहिर है ये ऑनर है, लेकिन ये कि ये एक टाइटुलर है इसकी हैसियत है, और ये एक रिकग्निशन ऑफ वन सर्विसेज होता है। इंडिया में मानिक शाह को दिया गया था बावजूद, और यहाँ पे हमारे दो बहरहाल कानूनी वो ठीक है, आप ठीक कहते हैं कि अयूब खान साहब ने तो खुद ही इसको अस्यूम कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट जो है उन्होंने ये किया, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दीगर इक़दामात की तरह ये भी तारीख जो है इस पर अपना कोई ना कोई वर्डिक्ट देगी, और यकीनन वो मस्बत भी हो सकता है। जी आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब। अब हम ये देखते हैं 2-3 स्टोरीज, अब ये जाहिर है अब अभी हम फॉलो अप कर रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं इस जो हमारी एक ब्रीफ एक स्क्रिमिश कह लें, एक जो हमारी कन्फ्लैग्रेशन हुई थी, और जो ज़ाहिर है ऑल आउट वार तो नहीं हुई थी, मगर ये बड़ा बुरी तरह आज मैं आज के न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपसे बात करता हूँ। बड़ा डिटेल इसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बाई एंड लार्ज, अगर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब करार नहीं भी दिया इन देयर ओन राइट, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इंडिया एक बाकायदा एक लूज़र है, जो उसका इमेज बिल्ड किया जा रहा था एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पर, उसको दचका लगा। उसके बाद जो मोदी का फाशिज्म है वो खुल के सामने आया। इवन आज अगर आप जावेद नकवी का आर्टिकल डॉन में पढ़ें तो उससे भी ये वो डेली बेस्ड हैं। तो अब बात ये है मियाँ साहब कि वो शशि थरूर को भेज रहे हैं और इस तरह के डेमागॉग बाहर भेज रहे हैं, गोया उन्होंने मान लिया है कि उनके वजीर खारजा जो हैं कोई कंसिडरेबल काम नहीं किया। मगर मैं यहाँ ज़रा मौजू को थोड़ा तब्दील करता हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। हम ज़रा ये बात कर चुके हैं, मगर ज़ाहिर है आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं ये जो ऑनर कैबिनेट ने दी है जनाब आसिम मुनीर साहब को, इस अहदे की क्या एक तो आइनी तौर पर क्या कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, ये एक ऑनरेरी अहदा होता है या इसमें जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, ये काइंडली ज़रा हम लोगों को और आवाम को ज़रा एनलाइटन करें कि व्हाट डज इट मीन इन प्रैक्टिकल टर्म्स। जनाब मसूद अहमद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया कादिर साहब। देखें ये तो एक जो ओहदा है फील्ड मार्शल का एक एक्नॉलेजमेंट है कि स्पेशली जब आपके वार के दौरान एक्सेप्शनल लीडरशिप हो और आपने परफॉर्मेंस आपकी ऐसी रही हो जिसमें आपने मुल्क को एक बहरान से या जीत की तरफ लेके गए हों, तो वो इसमें मैटर करता है। और इसमें देखें डिसिसिव डिसीजन मेकिंग होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप इसमें होती है और एक हिसाब से प्रेस्टिजियस है। लेकिन उसमें यह है कि एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है कि उनकी जो लीडरशिप थी, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, असर्टिव पोस्चर था और डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस रैंक पे आके, वो इम्पोर्टेंट था। और फिर एक बहादुरी से उन्होंने जिस तरह से लीड किया पाकिस्तान आर्मी को, और जो हमने LOC पे परफॉर्म किया, जो हमारे फतेह 1 फतेह 2 ने जो किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो टारगेट्स थे, तो वो चीज़ें काउंट करती है, वो सारे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है कि रैंक देखें कि इसमें वही ड्यूटीज रहेंगी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे इसी तरह के यहीं पे रहेंगे।
द ओनली थिंग है कि उनका जो एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उनका रुतबा और ओहदा वो बढ़ गया है, फील्ड मार्शल के तौर पे लिया जाएगा। और हमारे सामने मिसालें हैं इंडिया की। जनरल मानेक शॉ को 1971 की वजह से उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। और इनका एक और जनरल थे जनरल करेपा, वो उनको आफ्टर रिटायरमेंट जनरल फील्ड मार्शल को ओहदा दिया गया था फॉर हिज पायनियरिंग द इंडियन आर्मी कह के। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जनरल मोंटगोमरी का बड़ा नाम था कि उनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने एक्नॉलेज किया कि उनकी कंट्रीब्यूशन है फॉर हिज लीडरशिप। और फिर एक शॉर्ट और स्विफ्ट जो विक्ट्री जो पाकिस्तान को मिली उनके लीडरशिप में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। ये फरमाइएगा कि ये ओहदा मिल गया और जाहिर है उन्होंने इसको अर्न किया है, मगर सवाल ये है कि क्या इस हैसियत में आर्मी चीफ की जिम्मेदारियों में कोई इजाफा भी हो जाता है? टेन्योर की क्या पोजीशन रहती है? क्योंकि ये बड़े अरसे बाद हुआ है और हम जो है अभी किताबें खोल के देख रहे हैं, तो इस पर हमें एनलाइटन कीजिएगा कि उनकी जिम्मेदारियों में क्या इजाफा होगा, या जो आर्मी चीफ की एक मुद्दत है या जो तरीक़ाकार है रिटायरमेंट का या एक्सटेंशन का वो वही एप्लीकेबल होगा या डिफरेंट होगा? जनाब ब्रिगेडियर साहब। नहीं, मेरे ख्याल में वही होगा। अगर इसमें कोई मॉडलिटी चेंज होती है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आती है तो फेडरल कैबिनेट ही इस पर डिसीजन करेगी। लेकिन ये आर्मी एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेंगे, रैंक उनका बढ़ गया है, 5 स्टार हो गए हैं। बाकी चीजें जो कंटिन्यू ऑलरेडी कर रहे थे वो होते रहेंगे। The only thing is it is the acknowledgement of his leadership and his contribution, जिसमें पाकिस्तान को एक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं माफी चाहता हूं, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं वो अब 4 स्टार जनरल होंगे, ये 5 स्टार जनरल हैं। तो क्या कमेटी मीटिंग में अब जनरल साहब हेड करेंगे या क्या कन्वेंशन है या लॉ क्या है जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं? मेरे ख्याल में बड़ा अच्छे बात ये ऐसा डिसीजन हुआ है, तो लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मॉडलिटी अभी वर्कआउट होंगी। लेकिन जो भी हो, देखिए फौज में सीनियर जो होता है वही हमेशा प्रिजाइड करता है इररेस्पेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में जो 5 स्टार होगा और इसमें यकीनन वही इसको हेड करेंगे। अच्छा जनरल साहब, अब थोड़ा सा मौजू को मियां साहब आपका कोई क्वेश्चन? ब्रिगेडियर साहब, खबर कुछ ये है कि जो जनरल सैयद आसिम मुनीर को ये ओहदा मिला, इसके पीछे जो है कि फतह है, बहुत बड़ी फतह जो उन्होंने हासिल की। और इस पर जब फतह हासिल की 10 मई को, तो उसके बाद मुख्तलिफ फ़ौज पाकिस्तान के अंदर से ये तजावीज़ जो थी वो आई थी कि जो सिपाहसालार हैं उनको क्रेडिट दिया जाए, बाकायदा उनका क्रेडिट बनता है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ से भी ये तजावीज़ आई और हुकूमत के अंदर से भी ये तजावीज़ आई। और आखिर तजवीज़ जो है वो जो वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ पेश की और आज काबीना ने जो है उनको एक बड़ा आज़ाज़ और बड़ा ओहदा जो है फील्ड मार्शल का वो दिया है, वो उस पर उनको तरक्की दी है। ये किसके लिए पैगाम है, भारत के लिए क्या पैगाम है ये कि हमने इतनी बड़ी ऑनर जो है वो अपने आर्मी चीफ को दी है और आइंदा अगर कोई ऐसी जिसारत की तो फिर हम उनके दांत खट्टे करेंगे, फिर उनको जो है वो दोबारा उनका मुंह तोड़ेंगे। जी हाँ मियाँ साहब, देखिए एक तो स्विफ्ट और डिसिसिव विक्ट्री जो हुई 1947 के बाद, मेरे ख्याल में पहली दफा एक हम कह सकते हैं एक कम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान हैज प्रीवेल्ड इन ऑल डोमेन ऑफ वारफेयर। चाहे वो देखें सी है, एयर है, ग्राउंड है, आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, आपके स्पेस है, आपके साइबर है। हमने इन सब में देखे अपना लोहा मनवाया, तो क्रेडिट लीडरशिप को जाता है। चाहे वो आर्मी की लीडरशिप थी या नेवी की लीडरशिप थी, एयरफोर्स की लीडरशिप, सबकी कंट्रीब्यूशन थी। एलओसी पे आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो मैसेज जो है इंडिया के लिए है कि हमारे लिए, हमने दुनिया में ये मान लिया है कि इट वॉज ए विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। 10 मई इसमें जिस तरह 5 घंटे की जो जंग लड़ी गई उसमें वो हमारी एक विक्ट्री थी और उसको एक्नॉलेज देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को उठा के देख लें, इवन फ्रांस के जो आप देखें कि लिमोंड को देख लें, फ्रांस 24 को देखें, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि राफेल को उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया और उन्होंने उसका डिस्क्रेडिट इंडियन एयरफोर्स को किया, उनके प्रोफेशनलिज्म को क्वेश्चन किया। तो मेरा अब मैं तो ये कहता हूँ कि मियाँ साहब की अब वक्त आया है, लोग इस पर स्टडी करेंगे, इस कॉम्बैट के बारे में, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इस पर थीसिस लिखे जाएंगे, इस पर वार गेमिंग होगी कि ऐसा क्यों कैसे मुमकिन हुआ कि एक ऐसा मुल्क जो इंडिया से 11 गुना छोटा है लेकिन उसकी प्रोफेशनल कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आई सॉ एन आर्टिकल, और ये जो फ्यूचर का यानी इस बैटल ने कुछ नक्शो निगाह या जो खदो खाल हैं
आने वाली जंग के, ख़ास तौर पर जो मैं एयर मार्शल रिटायर्ड शायद राशिद महमूद साहब को सुन रहा था कि अब जो साइबर विंग बनाया है हमारे, जो बेसिकली डिसाइसिव था, तो आने वाले दिनों में कोई बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे मेरे मुराद नौजवान, कि क्या अब ये जंगें लैपटॉप पे होंगी और ये जो वारफेयर है इसको तब्दील करके हमने रख दिया है और एआई जो है रियल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन मिली हमको, जिसकी बुनियाद पे राफेल जो है एक लाफिंग स्टॉक बन गया जो कि बहुत बड़ा, तो क्या अब वारफेयर आने वाला बदल गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के जरिए लड़ाई होगी और टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी? जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी कादिर साहब, देखें कि टेक्नोलॉजी की अभी वार गेमिंग आ गई है। टेक्नोलॉजिकल एज भी जिस तरह आपने बात की, हमने साबित किया, और देखिए कि 95% लोग कहते हैं कि हम अपनी जो हमारी इनबिल्ट ये कैपेबिलिटीज थी कि जिसकी मदद से हमने इस तरह परफॉर्म किया है। और देखिए फ्यूचर वारफेयर में यकीनन एयरफोर्स का एक बड़ा कलीदी किरदार होगा। आप जब हम वारफेयर की डेवलपमेंट को देखते हैं तो किसी जमाने में जब कहा कि कंडक्ट ऑफ वार में ये बात की गई कि जी एयरफोर्स है वो बड़ा पिवटल रोल अदा कर सकती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। आज भी एयरफोर्स का बड़ा कलीदी किरदार रहेगा और होगा फ्यूचर में। इसके अलावा ड्रोन्स का बड़ा कंसेप्ट आया है। देखें जिस तरह ड्रोन्स अजरबैजान ने यूज किए हैं या अभी रशिया में या यूक्रेन वाले यूज कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस आ गई है। और इस ड्रोन में देखिए स्पेशली वो वेपन्स और जो सारे कुछ कैरी करते हैं, और जिस तरीके से हेरोन ड्रोन्स जो हेरोप ड्रोन्स है जो हमने मार गिराए हैं यहाँ पाकिस्तान में, $100 मिलियन का एक वो था, तो वो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फिर उसके बाद साइबर वारफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, यू कंट्रोल द थिंग्स। जिस तरीके से देखें कि आपने 70% इंडिया में कम्युनिकेशन जो थे, उनके ग्रिड स्टेशन जो थे, रेलवे एयर वाले सारे, इवन गैस की सप्लाई आपने पैरालाइज कर दिया था। So that was the capability which was demonstrated by the पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स हैं। देखने में ये आ रहा है कि जैसे 10 मई के बाद भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, हर दिन उनके लिए बुरा निकलता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मोदी को से इस्तीफे मांगने की जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। और एक बड़ी बात ये हुई है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के रूप में राह का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है। अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा दी हैं कि कोई ट्रैवल एंड टूर्स का जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा, और ये भी कहा गया है कि वो इंसानी स्मगलिंग में जो है उनके सफारतकार मुलव्वस थे। दूसरी जानब हमें बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं ब्रिगेडियर साहब, चीन में इसहाक डार साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर जो है वो चीन ने जो है वो वहाँ पर बड़ा अप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया है। और चीन ने साथ साथ एक नए हथियार जो हैं वो भी बना लिए हैं जो लेज़र से दुश्मन के हथियारों को नकारा करते हैं। क्या वो भी हमें जो हथियार हैं वो भी हम हासिल करेंगे? और पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ मिल रही हैं और जो इंडिया को नाकामियाँ मिल रही हैं उस बारे बताइएगा। देखिए चीन आपका ऐसा दोस्त है जो ट्रस्टेड है, जो आपके हर मुश्किल, हम कहते हैं ना जो थिक और थिन आपके मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। तो ये डार साहब का विजिट यकीनन एक एक्नॉलेजमेंट है उनके सपोर्ट, स्पेशली व्हेन दे सेड कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट उनके साथ शामिल था। फिर हमारी कोलैबोरेशंस तो बहुत अरसे से चाइना के साथ है, और फ्यूचर में J35 आपको पता है कि वी आर गेटिंग J35, तो इंडिया में तो और वहाँ खलबली मची हुई है, तो वो भी है। और फिर पाकिस्तान ने प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपना साबित भी कर दिया कि जो भी वेपन है JF-17 थंडर है जो जॉइंट कोलैबोरेशन से बना है, तो पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल, पाकिस्तान के पास मैन पावर ऐसी है कि वो डिलीवर कर सकते हैं। एक वो है कि एक और जो इम्पोर्टेंट चाइना में डेवलपमेंट हो रही है कि वो है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छे पॉजिटिव वे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से डेवलपमेंट वहाँ से खबर आ सकती है। क्योंकि आज रिसेंटली हमने देखा था कि सादिक साहब भी काबुल गए हुए थे, चाइनीज स्पेशल एनवाई इन अफगानिस्तान वो भी काबुल में थे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। अब इंडिया जिस तरीके से प्रॉक्सी वार पे आया हुआ है, तो इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी अफगानिस्तान को यूज़ करे, दोबारा अपने बेसिस री एस्टेब्लिश करे, दोबारा जो अपने स्लीपर सेल्स हैं और वहाँ से। दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन, दो बल्कि बड़ी अहम बातें हैं, रह ना जाएं। एक तो ये कि डी-एस्केलेट करने के लिए 30 मई की बात हो रही थी, मगर फिर भारत ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए जी शाहीन मिज़ाइल हमने चला दिया। डू यू सी दिस डी-एस्केलेटिंग टेकिंग प्लेस? क्या ये एक और ब्लो होगी भारत को और यही समझ के इसको डिले कर सकता है?
नहीं, मुझे काजी साहब, मुझे लगता है कि एस्केलेशन होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो अभी डीजेएमओस की आपस में हो रही है वो कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। और देखें, इस दफा इट इज नॉट ए बायलैटरल जो कंट्री टू इंडिया क्लेम्स, ये अमेरिकन ने करवाया। जब ट्वीट अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है तो अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट है, जब ट्वीट करता मार्क रूबियो, इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। सो देखिए, डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। नियर फ्यूचर में कोई चांस मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कुछ ऐसा पंगा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करना चाहिए। अब जो बयानबाजी आ रही है, रेटरिक्स जो आ रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि इंडिया के अंदर से जहां पे इंडिया की ह्यूमिलिएशन हुई है, जो कहते हैं ना इंटरनल कैपिटल है, जो डोमेस्टिक आइडियंस है, वो अभी बीजेपी संघ परिवार के अगेंस्ट हुआ है। तो वो वाली चीजें उनको एड्रेस करने के लिए इस तरह की रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। बड़ी आपने लागत से हमें ये बात समझाई। नाज़रीन, ये सिलसिला है, हमने देखा है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा एक खबर आपको दे दूँ जो डिस्कस नहीं हो सकी। 30 मिलियन डॉलर का एक बनता है अमेरिका का ड्रोन, और जो यमन का है वो 200 से 500 डॉलर का बनता है, और 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अमेरिका का। तो ये मैन बिहाइंड दी गन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी बातें हैं सफारती मास और पाकिस्तान की मैशत का क्या आलम है जो हम बोले हुए हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मियां साहब, 2-3 बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक तो अब यूं लगता है कि वो विच हंटिंग शुरू कर दी है मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। वो मस्कीन से जो कोई रोटी शोटी के चक्कर में, या रोज़गार तो सब कॉन्टिनेंट में जो है आपको पास पता ही है, तो वो कोई किसी का चल गया, किसी का वायरल हो गया, कुछ सौदा बिक गया, किसी ने पाकिस्तान में अपना बेच लिया, किसी पाकिस्तान वाले इंडिया में भी बेच रहे हैं। ये करते हैं यूट्यूब वाला धंधा, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं इसका। लेकिन मियाँ साहब, बात यह है कि अब उन्होंने लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। एक वो ज्योति, क्या नाम है लड़की का, उसको उठाया उन्होंने। वो यार कौन सा तुम्हारा एटमी राज है, ऊपर सैयारे से हम सुई तक यहाँ पकड़ सकते हैं, तुम्हारा क्या, तुम सैयारे के बगैर तुम्हारे समाज की और हमारे समाज की भी, मैं इस तरह नहीं है, गुर्बत जो फेलियर्स हैं वो हमें नज़र आते हैं और वो हम देख रहे हैं। तो कौन सा वो राज है, एटमी राज उन्होंने बेच दिया। एक प्रोफेसर को पकड़ लिया, कोई 500 लोगों ने जो नोटेड लोग थे वहाँ के, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि यार इस मस्कीन को क्यों फड़ ले जे। तो अब एक अजीब व गरीब विच हंटिंग शुरू हो गई है। और मियाँ साहब, मैंने अभी अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि नाउ आई थिंक दिस लिबरल डेमोक्रेसी इन इट्स डेथ थ्रोज। अब ये देखें, एक तो इस बात पे हम ये करें कि जनाब ये अब सारी दुनिया जो है, मुझे लगता है कि डिक्टेटोरियल एक ऐद में जा रही है। दूसरी बात हम आएंगे, ये देखें 2 जगह पे बच्चों का कत्लेआम, जो इनडायरेक्टली जिसे अमेरिका बहादुर को ही हम कहेंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड को कहेंगे। अब गार्डियन लिख रहा है कि 14,000 बच्चे अगले 2 घंटों में लुक़्मा अजल बन सकते हैं। दे कुड बी सेव्ड। ये जो उनकी इमदाद बंद की गई है, चारों तरफ से उसने ब्लॉकेड उस जानवर ने कर रखी है जिसका नाम नेतान्याहू है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, फूल जो हैं ये मसल रहे हैं उधर। मैं इसके साथ स्टोरी मैं आपको क्लब करता हूँ, आज ही की स्टोरी है। वो ये कि वहाँ यमन में जो यूनाइटेड नेशन और दीगर जो चैरिटीज़ थी, वो कहती है कि हमारे पैसे बंद कर दिए, और वहाँ जो है वो भी कई घंटों में कई बच्चे मर जाएंगे। और साथ वो पैसे बंद कर दिए हैं, लेकिन 7 बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका ने करवा लिया है। जो उसके 2-3 जहाज समंदर में गिर गए, एक हिट किया। और मियाँ साहब, मैं हैरान रह गया कि 30 मिलियन डॉलर का एक बनता है ड्रोन उनका, और जिन ड्रोनों से यमन उनको नाकों चने चबवा रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा है कि बस कर दो यार, वो 300 से 500 डॉलर का, 200 से 500 डॉलर का ईरान बना के उसे गालबन दे रहा है। तो अब देना भी चाहिए। तो ये सिलसिला है। कोई आलमी दुनिया, कोई किसी के जूं तक नहीं रेंग रही कि ये बच्चे हैं, इनको बचाया जाए। और ये जो हुकूमत, और ये जो मैं फिर वही कहता हूँ स्पिक एंड स्पैन सूट टाई लगा के दरिंदे बैठे हुए हैं, फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जी कायद साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में तो मोदी, जयशंकर और जो राजनाथ हैं और अजीत डोवल का इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है, और उनके तो दिन जो है वो बुरे जा रहे हैं। उनके साथ इस वक्त दुनिया में कोई भी नहीं खड़ा, और ट्रंप जो हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ट्रंप का भी उन्होंने एहसान फरामोशी की है।
मोदी जो कि 28 मुल्कों का दौरा, उन्होंने 28 दौरे किए थे, 73 मुल्कों का दौरा किया था। एक मुल्क भूटान और नेपाल भी उनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इजराइल की, तो इजराइल ने जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़े हैं, उसमें सिर्फ यही 14,000 बच्चों का कहा जा रहा है कि 48 घंटों में वो जो हैं वो शहीद हो सकते हैं। बल्कि ये भी कहा गया है कि 21 लाख लोग जो हैं वो ग़िज़ाइयत का और इंसानी बहरान का शिकार हो सकते हैं। और वहाँ पर इंसानी अलमिया जो है जन्म ले चुका है, ले भी रहा है और ले जाएगा, अगर ऐसा दुनिया ने जो है उस तरफ तवज्जो ना दी। लेकिन दुनिया तवज्जो दे रही है। कई साहब, ये खबर ये आई है कि बरतानिया और फ्रांस और कनाडा ने ये धमकी दी है कि ना सिर्फ हम इजराइल अगर ना रुका तो उस पर पाबंदियां लगाएंगे, बल्कि इजराइल के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और कार्रवाई उन्होंने कहा मजीद कार्रवाई करेंगे। हिस्पानवी जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कहा है कि इजराइल पर जो है वो फौरी तौर पर पाबंदियां लगा दी जाएँ। ट्रंप जो है वो नाराज़ हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर इजराइल बाज नहीं आता तो वो हमारी हमायत खो देगा। अब मुझे तो लग रहा है कि इजराइल पर या तो हमले होंगे या इजराइल का बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया बाइकआउट करेगी, क्योंकि बाइकआउट करना चाहिए। अगर भारत जो है वो तुर्की का बाइकआउट कर सकता है और उसका अज़रबैजान का बाइकआउट कर सकता है, तो उसका इजराइल का बाइकआउट भी होना चाहिए। और उसका इतना बाइकआउट इस तरह होना चाहिए कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसका बाइकआउट करे। ये होने जा रहा है। देखें, होना तो चाहिए मियां साहब। जिसने एक वारंट जारी किए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उसका नाम भला सा मुझे भूल गया है, वो ही इज़ अ मुस्लिम, लेकिन वो पाकिस्तान में याद नहीं, उधर गई है। उसको उन्होंने आउट ऑफ जॉब नहीं बल्कि उसको बिल्कुल हटा दिया, उधर से कहीं और उसकी ट्रांसफ़र कर दी है। बिल्कुल मुनाफिकत, ये मुनाफिकत है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिका और ट्रंप को असला बंद करे ना, इजराइल और भारत का गठजोड़ था वो सामने आ चुका है, उसकी जो बेनकाब हो चुकी है, उनकी जो साजिश थी बेनकाब हो चुकी है। आप देखें कि ट्रंप ने इंडिया को जो है वो बिल्कुल खल्ला, इंडिया को छोड़े, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। भारत ने जो है वो अपने जो रेमिटेंस है उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इंडिया की इस वक्त हम बात नहीं कर रहे, उसके रेमिटेंस में लगाएगा, उसके पास पैसे नहीं है और उनका एक लागर होता हुआ साम्राज्य है, वो रौला करेगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं ट्रंप उसकी फौजी इमदाद बंद करता। यानी वो गोलियां, वो बॉम्ब और वो तमाम लीथल जो वेपन्स हैं वो उसको इजराइल को सप्लाई कर रहा है, जिससे वो गजा के बच्चे, औरतें और अस्पतालों पर, स्कूलों पर, इवन जर्नलिस्टों को मार रहा है। तो ये मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है जो की जा रही है। और गजा को ये गजा के प्लाट बना के बेचेंगे, यही इस तबके का यही धंधा है। ये हम वो हेवन बना देंगे, सब ये होने जा रहा है। अब ट्रंप जो है बाकायदा तौर पे उसने ऐलान कर दिया है कि नेतान्याहू जो है अगर नहीं रुकेगा तो वो हमारी हमायत खोलेगा। अगर उसकी यहूदी लाबी उसका नाक में दम कर देगी, अलग अकेला हो जाएगा। और अरब वर्ल्ड जो है वो भी सामने आने वाली है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, वो बाकायदा ऐलान करने वाले हैं इजराइल के खिलाफ कि उसका बाइकआउट किया जाए, बाकायदा तौर पर सफारती बाइकआउट भी और बाकायदा उनकी जो है तजारती बाइकआउट और तजारती नाकाबंदी उसकी जो है मैं वो दिन का इंतजार कर रहा हूं। दुनिया जो है मैं उस दिन का, एक मिनट ठहरिए, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। और जिनकी हिफाजत अमेरिकन गाते हैं, जिनकी जो अमेरिकी गार्डों की मरून मिन्नत है, वरना अपनी आवाम में उठा के अपने कहाँ फेंक, इसको छोड़ें। बात यह है कि अमली तौर पर कोई भी नहीं खड़ा सिवाय यमन के जो है गजा के साथ, कोई भी नहीं है। और यमन जो है वो लड़ रहा है। और यमन मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, यमन को ट्रंप ने कहा है कि तुम रेड सी में सिर्फ मेरे जहाज़ों पर हमला ना करो। उसको अपनी फतह गर्दानते हुए जो भी गवर्नमेंट वहां इन प्लेस है वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, मगर इस ट्रेड रूट से जो यूरोप के जहाज जाते हैं उसके हवाले से हम कोई तुम्हें गारंटी नहीं देते। तो मैं समझता हूं कि हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, ये खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये सारे हैंड इन ग्लव हैं, सिर्फ अपनी आवाम को एक जो है वो एक उससे बचने के लिए, लोगों की रात से बचने के लिए ये झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सारे यहूदी लाबी के गुलाम हैं। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि क्या माशी खदोखाल होने जा रहे हैं इस बजट के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम डॉक्टर साहब से शायद दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन खबरें हैं मियाँ साहब जिसके हवाले से हम बात करना चाहते हैं। एक तो ये कि जो एक IMF की कंडीशनैलिटीज़ आई हैं उसमें तो कुछ एक तो रवायती हैं,
और कुछ उन्होंने जो है उसमें इजाफा भी किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। नॉन फाइलर जो हैं वो अब प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे और गाड़ियाँ भी नहीं ख़रीद सकेंगे। इस पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को मज़ीद हिट आएगी और प्रॉपर्टी जो है पहले ही डाउन है। इस पे हम बात करेंगे। फिर 5 साल पुरानी गाड़ियों की जो दरामद है उस पर भी एक जो पाबंदी है वो ख़त्म की जा रही है। ये भी लोकल इंडस्ट्री जो भी बुरी भली है, मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं सारी जो हमने आज तक देखे ना जो करती रही है हमारी ये हुकूमतें हमारे साथ, के बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते और यहाँ ऐसी गाड़ियाँ बनाते जिस तरह इंडिया ने बनाई हैं जो दुनिया भर में जाके हम कम्पीट करते, कोई रेवेन्यू आता और हम ये जो टके टके के लिए कभी IMF कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जाते हैं। अभी फिर पता चला है कि हमने कमर्शियल बैंक जो है दुबई के उनको भी $1 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। तो ये जो हमारा हशर, एक तरफ तो हमारी वो असलात हैं जो जंग में हमने देखी और एक तरफ ये हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है ना इसको कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। तो इस ये सिलसिला है मियां साहब। और अब बजट में अभी बात करेंगे, अगर डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता होता है तो कुछ कैप्स हटाए जा रहे हैं बिजली की कीमतों में। आपके पास क्या खबर है मियां साहब कि ये जो कैप था और ये जो कर्जा सरचार्ज है जो हम देंगे, जो ये खुद खा पी गए जो है वो मिठाई समझ के, जो आप और मैंने पे करना होता है बिजली के बिलों में हो या गैस के बिलों में हो, पानी के बिलों में हो, क्या रिपोर्ट है मियां साहब? बताइए ये बजट हमारे साथ क्या करने जा रहा है? देखें कायद साहब, कर्जा सरचार्ज तो हम पहले भी दे रहे हैं जिसको फाइनेंस सरचार्ज कहते हैं, आप भी देंगे क्योंकि जो कर्जा हमने लिया है उसका जो सूद अदा करना है वो सार्फिन ने अदा करना है, क्योंकि कर्जा ताखीर से जो है वो अदा किया जाता है, उसका सूद बढ़ता है तो वो हमने ही देना है। दूसरा जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है 2030 तक। अगर 2030 तक इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए बैंकों से कर्जा लिया गया है, बैंकों से जो कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया है वो भी सार्फिन ही अदा करेंगे। इस हवाले से वो भी सरचार्ज लगेगा, वो 1 जुलाई को आएगा। लेकिन जो बात है IMF की कंडीशंस की, वजारत ख़जाना कहती है कि ये पुरानी कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि एक कंडीशन है ये भी कि वजारत ख़जाना ने कहा है कि जो 3 साल पुरानी गाड़ियां पहले गिफ्ट स्कीम के तहत और दीगर स्कीम्स के तहत मंगाई जाती थी, वैसे पाबंदी थी, उसको अब दरामद करने की पाबंदी जो है वो हटा ली जाएगी और 1 जुलाई से ये भी इसके लिए कानून साजी बाकायदा होगी और ये भी जो है वो सामने आ जाएगी। इससे मैंने वर्किंग की, इसमें 50% गाड़ियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, दरामदी गाड़ियां। ये IMF ने करवाया। इसमें जो कीमत जो है वो जो टैक्स है, जी बिल्कुल ये IMF ने कायद साहब करवाया है। ये भी उस कंडीशन में शामिल थी जो 11 कंडीशंस लगाई गई थी। इसमें हमारी लोकल इंडस्ट्री तो हिट होगी ना कि लोकल कारों की कीमत तो गिर जाएगी, पाबंदी लगाई गई थी उसको खत्म किया जाए। नहीं, लोकल कारों का तो पहले कोई हाल नहीं है, लोकल कारों की कीमत सिर्फ गिर नहीं जाएगी बल्कि लोकल जो इंडस्ट्री है उसका वो ज़ुबून हाली का शिकार तो होगी। लेकिन आप देखेंगे लोकल कारों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं। वो जैसे उन्होंने भी तो इसका मिस यूज़ किया है और जैसे ये पाबंदी लगी थी तो उन्होंने जब मर्जी कीमत जो है बढ़ा देते थे, अब वो कीमतें उसी तरह गिरेंगी। लेकिन जो दरामदी गाड़ियाँ जैसे जापानी गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन जो है वो 50% सस्ती होने जा रही हैं। वो इसलिए मुझे ये बताएं वो फिक्स करने जा रहे हैं और जो ड्यूटीज हैं वो कम करने जा रहे हैं। नहीं, एक मुझे बात बताएं ना मैसे भाई, यार किस मुल्क में ऑन होता है? ये एक पिछली गवर्नमेंट थी जिसमें हमाद अजहर साहब जो थे, तो जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान ने पूछा कि यार ये गाड़ियों पे ऑन क्या, कहते ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है। यानी एक आर्म ट्विस्टिंग, एक समझ लें कि ब्लैकमेल था जो उसको, और अब बाद में भी चलता रहा, अब भी वो चलता है, कोई बंदा नहीं पूछता। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं नहीं, ये हमने इस पे बात करनी थी कि ये बैंकों में का क्या मामला है, ये फ्लोटिंग रेट क्या है। इसके बाद हम कल किसी दोस्त को लेंगे, हमारे जो फार्मास्यूटिकल के जो नौजवान हैं जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि क्या ये हमें चिरागाह तो ना समझे ना, हम आवाम हैं। अब आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं जी कि वो कर्जा तो हमने देना है, और खादा किने है? वो $150 बिलियन मुझे पाकिस्तान में दिखाए ना, किसने खाया है? और उस वो पे मैंने करना है। जो टीवी की 35 रुपए हैं वो मैंने लेने हैं, और वो एक पार्टी या खानदान का जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है जो भी पावर में बैठा हो। तो ये मियां साहब हमारे लिए कोई रिलीफ है? जो हम बात कर रहे थे जिसकी IMF की कंडीशंस की, सर IMF की कंडीशंस की बात कर रहे थे, फिर मैं उस पर आता हूं सर। जो आप वो जो बैंकों के हवाले से मामला है, जो IMF ने कंडीशंस लगाई हैं, इसमें कुछ लोगों के लिए बड़ी बेहतरी भी आई है। कुछ ठीक है, कुछ सरचार्जेस लगेंगे, लेकिन जो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म होने जा रही है। आपने देखा कि नॉन फाइलर्स ज़्यादा हैं, जो फाइलर्स हैं वो बहुत कम है। अगर नॉन फाइलर्स प्लाट नहीं खरीद सकेगा, घर नहीं खरीद सकेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, तो फिर कौन खरीदेगा? फिर फाइलर खरीदेगा। इसका मतलब है
कि वो जो घर जो था वो 10 करोड़ का हो गया था, 5 करोड़ का हो गया था, वो 50% जो है वो उसका वो सस्ता हो जाएगा। अब घर सस्ते होंगे, प्लाट सस्ते होंगे, गाड़ियां सस्ती होंगी। अब गाड़ियों की कीमतें जो है वो गिर रही हैं, आगे मकानों की कीमतें गिरेंगी, आगे प्लाटों की कीमतें गिरेंगी, ये सारे सस्ते दामों मिलेंगे। ये एक बेहतर जो है वो मैं कह रहा हूं कि बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फाइलर जो है जैसे जैसे नॉन फाइलर फाइलर होंगे तो वो फिर उस तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी मामला। लेकिन दूसरी जानब अगर जो बैंकों का मामला है, बैंकों ने, स्टेट बैंक से मेरी बात हुई है, स्टेट बैंक ने कहा है कि जो हम सेविंग अकाउंट है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट माजी में अगले आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामिक सादिक अकाउंट जो है वो उसको एक्टिव करने जा रहे हैं, वहाँ पर सार्फिन जो है वो मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि 2027 तक हमने रवायती बैंकिंग जो है वो ख़त्म करनी है और इसको इस्लामिक बैंकिंग पर मुंतकिल करना है। नेशनल सेविंग जो है वो रहेगी, जो उससे मुंतकिल होना चाह रहा है वो हो जाए, वरना दूसरी जानिब वो तो देखे ना, ये तो आपने सीधी सीधी बैंकों को आपने दे दिया ना, हमें बैंकों के हवाले कर दिया। जो कर्जा मैंने लिया है बैंक से, क्या मुझे ये इख्तियार है कि मैं कहूं भाई मैं इतने परसेंट नहीं इतने परसेंट देता हूं? यानी ये जो फेवर की है आपने बैंकों को, पहले इतना बड़ा स्प्रेड बढ़ा के वो यहां से भाग गया जिसका नाम था शौकत अजीज, जिसके ऊपर एक केस और एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से, मुड़ के वापस नहीं आया वो। अब ये जो आए हैं, क्योंकि खुद बैंकर हैं वजीर खजाना साहब, और मुझे लगता है कैबिनेट में इतने मकबूल भी नहीं है। अब बात यह है कि क्या इस बात पे हम जाना, वी वुड लाइक टू बी एनलाइटेड ऑन दिस, कि भाई क्या है कि हम सादक पे करेंगे। मेरे बैंकर से बात हुई, मैं नाम नहीं लेता बैंक का, उसने कहा जी ये फ्लोटिंग होगा, हम अपनी मर्जी से इतना कर दें या इतना कर दें, बाकायदा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि क्या कल कौमी बचत में भी आप सादक और इस्लामी लेके 2-3% देंगे? प्लीज वी नीड क्लैरिटी ऑन दिस। बहुत सी बेवा औरतें, बहुत से पेंशनर अपनी जिंदगी भर की कमाइयों को रख के उसे रोटी खाते हैं, ये बात की बात है। अच्छा, अब क्या IMF ने जो हमें कर्जा दिया है, हम कहते हैं जी आपने 1.5-2% पे दिया है, या एक बैंक से हमने कर्जा लिया 11% पे, तो क्या ये कानून बनाएंगे औरंगजेब साहब या ये कि नहीं जी हम 5% देंगे, नहीं देते आपको? तो बात यह है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इसी क्वेश्चन का जवाब हमने स्टेट बैंक से लिया है। स्टेट बैंक कहता है कि हम खत्म करने जा रहे हैं जो सेविंग अकाउंट है, वो तो हम बंदे खत्म कर दो, आवाम खत्म कर दो, खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए इसको मैं जो नेशनल सेविंग है उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है, उसमें ऑप्शन दिया है कि जिसने रखना है रखे, जिसने नहीं रखना वो ना रखे, वो इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाए, क्योंकि 2027 तक इस्लामिक बैंकिंग होनी है और इसको रवायती बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग पे जा रहे हैं। तो इसलिए स्टेट बैंक ये क्लियर कर रहा है मियां साहब, सेविंग अकाउंट है इनका इस्लाम भी गरीब का, इस्लाम के नाम पे भी गरीब को मारते हैं और वैसे सूद के नाम पे भी गरीब हैं। अब बेसिकली इन्होंने बैंकों को फेवर करनी थी, क्योंकि हमारा कोई इकोनॉमिस्ट तो हमारा वजीर ख़जाना बनता नहीं है, सारे बैंकों से ही आते हैं, या स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, जो जिसे आप प्राइवेट बैंकर्स कहते हैं, जिनको सिर्फ ये पता होता है कि आपने टैक्स कैसे बचाना है। और टैक्स गरीब आदमी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मियां साहब मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में देता है, अगर नहीं देता तो वो अमीर आदमी है और वो खुद हैं और ये अपने आप को टैक्स नहीं करेंगे, हमें खींचते रहेंगे जब तक हम कोई एहतजाज या कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते। ये तो हमारा आज का शो, इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।